Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर स्ट्रोक से, और ये उसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डायग्नोसिस को, कॉमन इमेजिंग टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, रिहैबिलिटेशन कैसे होती है, ठीक है, स्ट्रोक की ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, एंटीप्लेटलेट्स हैं, स्टैटिन्स हैं, ब्लड प्रेशर की ड्रग्स हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है, कि हाउ दे रिजॉल्व द कंडीशन ऑफ क्लॉट और स्ट्रोक, ठीक है, और हम इसको फिर आज पूरे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं डिटेल में डिस्कशन. सबसे पहले हमारे पास है आज डायग्नोसिस. Stroke begins rapidly. For the best outcome, a person should receive treatment at a hospital within 3 hours of their symptoms first appearing. अच्छा, स्ट्रोक एक इमरजेंसी होता है, ठीक है, जो रैपिडली स्टार्ट होता है. पेशेंट को बेस्ट आउटकम तब मिलता है जब उसको 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, ठीक है, जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन. A doctor will ask about the person's symptoms and medical history. They will check muscle strength, reflexes, sensation, vision, and coordination. They may also check blood pressure, listen to the carotid arteries in the neck, and examine the blood vessels at the back of the eyes. डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पूछता है, मसल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, सेंसेशन, विजन और कोऑर्डिनेशन चेक करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है, कैरोटिड आर्टरीज जो नेक में होती हैं और ब्रेन को ब्लड देती हैं. कौन होती हैं कैरोटिड आर्टरीज? जो गर्दन में होती हैं और ब्रेन को ब्लड देती हैं. उनकी आवाज़ सुनता है विद स्टेथोस्कोप. और आइज़ के बैक पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी एग्जामिन करता है. ये सब क्लूज देते हैं कि पेशेंट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है या नहीं. देन वी हैव कॉमन डायग्नोसिस मेथड्स, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, सीटी और एमआरआई स्कैन. डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो कॉमन मेथड्स हैं उसमें है मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और सीटी स्कैन या एमआरआई. ये सब कंबाइन होते हैं तो कंफर्म करने के लिए स्ट्रोक का टाइप कौन सी है और सिवियरिटी कितनी है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट. मे परफॉर्म ब्लड टेस्ट टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स, मेजरिंग लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस इन द ब्लड इंक्लूडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड चेकिंग वेदर और नॉट एन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट. ब्लड टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बताते हैं अगर पेशेंट के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स का इशू है, यानी क्लॉट ज़्यादा बन रहा है या ब्लीडिंग का रिस्क है, इन्फेक्शन है या नहीं है वो भी चेक होता है. ठीक है, सीटी स्कैन. अ सीरीज ऑफ एक्सरेज कैन शो हेमरेजेस, स्ट्रोक्स, ट्यूमर्स एंड अदर कंडीशंस विद इन द ब्रेन. राइट, एक सीरीज ऑफ एक्सरेज जो ब्रेन की डिटेल्ड इमेज देती है. ठीक है, सीटी स्कैन क्या देख सकते हैं? किसी किस्म का हेमरेज तो नहीं हुआ. ठीक है, हेमरेज मीन्स एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है, स्ट्रोक की लोकेशन क्या है, ट्यूमर या कोई दूसरी कंडीशन भी देख सकते हैं. सीटी स्कैन क्विक होता है और इमरजेंसी में फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है. ठीक है, देन वी हैव एमआरआई स्कैन. दीज यूज रेडियो वेव्स एंड मैग्नेट्स टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द ब्रेन विच अ डॉक्टर कैन यूज टू डिटेक्ट डैमेज्ड ब्रेन टिश्यू. इसमें मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स यूज होते हैं ब्रेन की इमेज बनाने के लिए. ये सीटी से ज़्यादा डिटेल्ड और शार्प होता है और स्मॉल डीप इंजरीज भी डिटेक्ट कर सकता है. देन वी हैव कैरोटिड अल्ट्रासाउंड. A doctor may carry out an ultrasound scan to check blood flow in the carotid arteries and to see if there is any narrowing or plaque present. एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो नेक की आर्टरीज में ब्लड फ्लो चेक करता है और नैरोइंग या प्लैक बिल्डअप को डिटेक्ट करता है. अगर आर्टरी नैरो है तो स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाएगा. ठीक है, देन वी हैव सेरेब्रल एंजियोग्राम. A doctor may inject a dye into the brain's blood vessels to make them visible under X-ray or MRI. This provides a detailed view of the blood vessels in the brain and neck.
सेरेब्रल एंजियोग्राम में एक डाई इंजेक्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स में, जो एक्सरे या एमआरआई पे क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर को डिटेल्ड पिक्चर देता है ब्रेन और नेक की ब्लड वेसल्स की। ठीक है, इससे पता क्या चलता है, नैरोइंग, ब्लॉकेज या एबनॉर्मल वेसल्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव echocardiogram. This creates a detailed image of the heart which doctors can use to check for any sources of clots that could have traveled to the brain. It is only possible to confirm the type of stroke using a brain scan in a hospital environment. अच्छा, एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है क्या? echocardiogram एक काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट होता है। इससे डॉक्टर देखते हैं कि हार्ट से कोई क्लॉट तो ब्रेन की तरफ ट्रैवल नहीं हुआ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रोक का एग्जैक्ट टाइप कंफर्म सिर्फ ब्रेन स्कैन यानी कि सीटी एमआरआई से ही होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, देन वी हैव डायग्नोस्टिक टेस्ट एग्जामिन हाउ द ब्रेन लुक्स, वर्क्स एंड गेट्स इट्स ब्लड सप्लाई। दे कैन आउटलाइन द इंजर्ड ब्रेन एरिया. Most of them are safe and painless and fall into 3 categories. Imaging test give a picture of the brain similar to X-rays. Electrical test record the electrical impulses of the brain. Blood flow test show any problem that may cause changes in blood flow to the brain. Diagnostic test 3 categories में आते हैं। सबसे फर्स्ट है इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, सीटी या एमआरआई। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल टेस्ट जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, देन वी हैव ब्लड फ्लो टेस्ट जो ब्लड सप्लाई में चेंजेस डिटेक्ट करते हैं। मोस्ट टेस्ट यानी कि ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो सेफ और पेनलेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन इमेजिंग टेस्ट, एमआरआई। द फुल फॉर्म क्या है इसकी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आदि क्लास को यही नहीं पता होता कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो magnetic resonance imaging uses a large magnetic field to produce an image of the brain. The CT scan, it shows the location and extent of brain injury. The image produced by MRI is sharper and more detailed than a CT scan, so it's often used to diagnose small deep injuries. एक तरीके से क्या है, ये MRI और CT का डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि MRI जो है वो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा डिटेल है। ठीक है, स्मॉल इंजरीज भी डिटेक्ट कर सकता है। सीटी स्कैन क्या सीन है, लोकेशन को बताता है। ठीक है, और किस हद तक जो है वो ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, वो बताता है सीटी स्कैन, राइट। एमआरआई सीटी से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है फॉर डीप ब्रेन डैमेज। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टेस्ट। 2 बेसिक टेस्ट EEG एंड इवोक्ड रिस्पॉन्स शो द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कौन से 2 टेस्ट होते हैं? EEG एंड इवोक्ड रिस्पॉन्स। In an EEG electroencephalogram, electrodes are placed on your scalp to pick up electrical impulses. These electrical signals are printed out as brain waves. An evoked response test measures how the brain handles different sensory information. Electrodes record electrical impulses related to hearing, body sensation और vision. अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेस्ट 2 हैं। The first one is EEG, which is known as electroencephalogram. The second one is evoked response test. Electrodes स्कैल्प पे लगाए जाते हैं, वो किसमें? EEG में। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स स्कैल्प पे लगाए जाते हैं और ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करते हैं। प्रिंट आउट पे ब्रेन वेव्स बनकर आती हैं। ठीक है, अक्सर देखा भी होगा किसी ने। इवोक्ड रिस्पॉन्स में क्या होता है? ब्रेन की रिस्पॉन्स टू सेंसरी इनपुट्स, यानी कि ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है टू दी सेंसरी इनपुट्स, जैसे हियरिंग, विजन, टच मेजर कर रहा होता है। ठीक है, कौन? इवोक्ड रिस्पॉन्स टेस्ट। ये बताते हैं कि ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करता है, ये दोनों टेस्ट। देन वी हैव रिहैबिलिटेशन। स्ट्रोक इज अ पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग इवेंट दैट कैन हैव लास्टिंग फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स. Successful recovery from a stroke will often involve specific therapies and support systems, including speech therapy. This helps with problems producing or understanding speech. Practice, relaxation, and changing communication style can all make communicating easier. अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, यानी रिकवरी आफ्टर स्ट्रोक। रिहैबिलिटेशन किसी भी चीज़ के बाद हो सकती है। अक्सर लोग ड्रग्स के बात करते हैं, अक्सर लोग अल्कोहल के बात करते हैं। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे
किस बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रोक के, यानी रिकवरी आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है और इसका रिकवरी प्रोसेस लॉन्ग और चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी थेरेपीज हम कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज स्पीच थेरेपी। जो लोग बात करने या समझने में प्रॉब्लम फील करते हैं उनको प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करके आप हेल्प कर सकते हो। Then we have physical therapy. This can help a person relearn movement and coordination. It is important to stay active even though this may be difficult at first. यानी कि मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन दोबारा सीखने में हेल्प करता है। पेशेंट को एक्टिव रखना चाहिए या एक्टिव रहना चाहिए। Occupational therapy. This can help a person improve their ability to carry out daily activities such as bathing, cooking, dressing, eating, reading and writing. Daily life activities जैसे खाना बनाना, कपड़े पहनना, लिखना, पढ़ना, दोबारा सीखना, ठीक है, इसको हम कहते हैं occupational therapy. Then we have support groups. Joining a support group can help a person cope with common mental health issues that can occur after a stroke, such as depression. Many find it useful to share common experiences and exchange information. डिप्रेशन और एंजाइटी हैंडल करने में हेल्प होती है, तो आप क्या करते हो? सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो, ठीक है। वहाँ पे सेम ही तरीके के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आप जो है वो शेयरिंग से और उनके एक्सपीरियंस से फिर आप जो है वो हेल्प होती है। देन वी हैव सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली. Close friends and relatives should try to offer practical support and comfort after a stroke. Letting friends and family know what they can do to help is very important. Emotional और practical support पेशेंट के लिए priceless होता है, ठीक है। अगर रिहैबिलिटेशन प्रॉपर हो और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, पेशेंट दोबारा एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल कर सकता है, ठीक है। यानी कि रिहैबिलिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑनगोइंग पार्ट ऑफ स्ट्रोक ट्रीटमेंट. विद द राइट असिस्टेंस एंड द सपोर्ट ऑफ लव्ड वंस, regaining a normal quality of life is usually possible depending on the severity of the stroke. Now we will discuss about the stroke drugs. The drugs used for treating stroke typically work in different ways. Some stroke drugs actually break up existing blood clots. Others help prevent blood clots from forming in your blood vessels. Some work to adjust high blood pressure and cholesterol levels to help prevent blood flow blockages. The drug that your doctor prescribes will depend on the kind of stroke you had and its cause. Stroke drugs can also be used to help prevent a second stroke in people who have already had one. यानी कि स्ट्रोक ट्रीटमेंट ड्रग्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ क्लॉट्स ब्रेक करते हैं, कुछ क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, कुछ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रोक के टाइप के हिसाब से दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एंटीकोगुलेंट्स. एंटीकोगुलेंट्स आर ड्रग्स दैट हेल्प कीप योर ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इजीली. They do this by interfering with the blood clotting process. Anticoagulants are used for preventing ischemic stroke, the most common type of stroke and mini stroke. Anticoagulant blood clotting को स्लो करते हैं, commonly ischemic stroke और mini stroke के लिए यूज होते हैं, ठीक है। The anticoagulant warfarin, जिसको हम like Coumadin or Gentoven, is used to prevent blood clots from forming or to prevent existing clots from getting larger. It's often prescribed to people with artificial heart valves or irregular heartbeats or people who have had a heart attack or a stroke. Warfarin क्लॉट को बड़ा होने से रोकती है। मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड उन पेशेंट्स में होती है जिनके आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स लगे हों, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, या जो पहले से हार्ट अटैक स्ट्रोक फेस कर चुके होते हैं। देन वी हैव एंटी प्लेटलेट ड्रग्स. Antiplatelets such as clopidogrel, also known as Plavix, can be used to help prevent blood clots. They work by making it more difficult for the platelets in your blood to stick together, which is the first step in the formation of blood clots. Antiplatelet जैसे clopidogrel प्लेटलेट्स को स्टिक होने से रोकता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है. Then we have they are sometimes prescribed to people who have had ischemic strokes or heart attacks. Your doctor will probably have you take them on a regular basis for an
extended period as a means of preventing secondary stroke और हार्ट अटैक। अक्सर उन लोगों को प्रिस्क्राइब होता है, ठीक है, इनको इस्केमिक स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो चुके होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आपको जो है वो जब देता है, प्रिस्क्राइब करता, तो आपको तकरीबन जो है वो रेगुलर बेसिस पे और लंबे टाइम के लिए लेना होता है, ताकि आपको सेकेंडरी स्ट्रोक या वापसी हार्ट अटैक जो है वो प्रिवेंट कर सकें। The antiplatelet aspirin is associated with a high risk of bleeding. Because of this, aspirin therapy isn't always the best option for people who have no prior history of atherosclerotic cardiovascular disease, for example, stroke and heart attack. अच्छा, एस्पिरिन थेरेपी में क्या होता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हाई होता है, इसलिए एस्पिरिन हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। एस्पिरिन यूज होती है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए उन पेशेंट्स में जो हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक या हार्ट अटैक में हैं और लो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है। एस्पिरिन शुड ओनली बी यूज्ड फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन पीपल हु आर एट हाई रिस्क फॉर अ स्ट्रोक, हार्ट अटैक और अदर टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एट लो रिस्क फॉर bleeding. Tissue plasminogen activator, also known as TPA. Tissue plasminogen activator, TPA, is the only stroke drug that actually breaks up a blood clot. It's used as a common emergency treatment during a stroke. For this treatment, TPA is injected into a vein so it can get to the blood clot quickly. TPA isn't used for everyone. People at high risk of bleeding into their brain aren't giving TPA. यानी कि TPA एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो क्लॉट को तोड़ता है, यानी कि TPA एक वो वाहिद ही ऐसा ड्रग है जो कि ब्लड क्लॉट को एक्चुअली में ब्रेक करता है, ठीक है। और ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है। वेन में इंजेक्ट करते हैं, इसको सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स को दिया जाता है क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क इसमें हाई होता है। इसको टाइम फ्रेम के अंदर एडमिनिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देन वी हैव स्टैटिन्स. The statins help lower high cholesterol levels. When cholesterol levels are too high, cholesterol can start to build up along the walls of your arteries. This buildup is called plaque. These drugs block HMG-CoA reductase, an enzyme that body needs to make cholesterol. As a result, body makes less of it. This helps reduce the risk of plaque and prevent many strokes and heart attacks caused by blocked arteries. यानी क्या, स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, ये हम सबको पता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर आर्टरीज में प्लैक डिपॉजिट होता है जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है। स्टैटिन्स एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेज को ब्लॉक करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगर कोई कल को ये पूछ ले कि स्टैटिन काम कैसे करते हैं, सो यू गाइस कैन से कि दीज ड्रग्स ब्लॉक दी HMG-CoA रिडक्टेज। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। Then we have blood pressure drugs. Medications prescribed to lower the blood pressure. High blood pressure can play a major role in stroke. It can contribute to chunks of plaque breaking off, which can lead to the formation of a blood clot. Blood pressure drugs used for this type of treatment include angiotensin converting enzyme ACE inhibitors, beta blockers, and calcium channel blockers. यानी कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हैं एस, बीटा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। ये ड्रग्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके स्ट्रोक के रिस्क को जो है वो रिड्यूस करती हैं। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स कैन हेल्प ट्रीट और प्रिवेंट स्ट्रोक. Some help prevent blood clots by directly interfering with the way that clots form. Some treat other conditions that can lead to stroke. TPA helps dissolve clots after they have already formed in your blood vessel. समरी ये है इसकी कि स्ट्रोक के लिए मल्टीपल ड्रग्स यूज होती हैं। एंटीकोगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट्स क्लॉट प्रिवेंट करते हैं। TPA क्लॉट डिसॉल्व करता है। स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करते हैं। ब्लड प्रेशर ड्रग्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो ट्रीटमेंट का चॉइस डिपेंड करता है कि स्ट्रोक के टाइप और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। हमारा जो है वो स्ट्रोक का लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो अभी करें, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल सके, ठीक है। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिवाइज योर नोट्स एंड कीप मेमोराइजिंग. Best of luck for your exam. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on. Take care. Keep learning.